नमस्कार मित्रों, कथानिधि चैनल पर आज आप सुनेंगे प्रसिद्ध लेखिका क्षमा शर्मा द्वारा लिखित एक कहानी बहन। लेकिन उससे पहले आपसे एक अनुरोध है कि अगर आपको कहानी पसंद आती है तो आप कमेंट और लाइक करके ज़रूर बताएं। तो आइए सुनते कहानी बहन। बारिश ने चारों ओर घमासान मचा दिया था। पॉलीथीन की थैलियां घर घर की नालियों में जा घुसी थी। यो सड़कों पर बहुत से विज्ञापन तो यह कहते लगे ही हुए थे, से नो टू पॉलीथीन बैग्स। लेकिन यह बात भी अन्य नारों की तरह बहरे कानों में गई थी। इस मौसम का भी क्या भरोसा। अभी दोपहर तक कितनी गर्मी थी और अब देखो पंखे की हवा तक बर्दाश्त नहीं हो रही है। पतंगे रह रहकर छत पर लगे बल्ब की तरफ खिंचे चले आ रहे थे। अब भी इतने घनघोर बादल छाए हुए थे कि दूर दूर तक कुछ दिखाई नहीं देता था। हल्की बूंदों की फुहार ने मीनाक्षी के चेहरे को भी सराबोर कर दिया था। शायद दरवाजे पर कोई था। वो संभलते हुए सीढ़ियों से उतरी थी। ऐसे में फिसलन कहाँ से आकर दबोच ले और हाथ पांव इस उम्र में टूट जाए तो क्या भरोसा। उन्होंने मैजिक आय से झांक कर देखा। छतरी लिए एक औरत खड़ी थी। इस बारिश पानी में कौन हो सकता है। मीनाक्षी समझ नहीं पाई कि दरवाजा खोले या नहीं। उन्हें अकेली जानकर कोई अगर। तभी उन्हें सुनाई दिया, मीनू दीदी हैं क्या? कौन है? आवाज कुछ परिचित से लगी। क्या पता कोई उनका घर का नाम पता करके पुकार रहा हो। वो दरवाजा खोले और पेट में चाकू घुसेड़ दे। पता करके आया हो कि इस घर में इस वक्त कोई है ही नहीं, बिजली भी नहीं है। आजकल मौत कहीं से भी किसी भी रूप में निकल आती है। अरे भाई, यहीं खड़ी रहूंगी पूरी रात, मुझे वापस भी जाना है। आवाज सुनाई दी। मीनाक्षी को कुछ नहीं सूझा। उन्होंने दरवाजा खोल ही दिया। तेज हवा का झोंका उन्हें छूता सरसराता हुआ निकल गया। बारिश की सर्द और नम हवा, भला हो इन्वर्टर का। बटन दबाते ही पूरे कमरे में रोशनी फैल गई। रोशनी के होते ही एक झिलमिलाती हुई हंसी कमरे में दौड़ी। सन्न रह गई मीनाक्षी। फिर वह हंसी उलाहना देती हुई बोली, नहीं पहचानी ना? पहचानोगे भी कैसे? आखिर दुनिया में लोग एक ही टुनटुन को पहचान सकते थे, वह भी अब रहे नहीं। लेकिन फिर भी तुम यह बहाना नहीं बना सकती कि बिल्कुल नहीं पहचान रही हो। घर आए के ऊपर कैसे गुस्सा निकाले, कैसे कहे कि अभी इसी वक्त काला मुंह कर ले। इस मुसीबत से कैसे निपटूं? तुम्हें यहाँ का पता कैसे चला? बस चली गया। वैसे तुमने कभी बताने की कोशिश नहीं की। सोचती रही कि जब मिलोगी तो यह कहूंगी वह कहूंगी, मगर कुछ भी तो नहीं कह सकती। तुम तो मुझसे बैठने के लिए भी नहीं कह रही हो। उसने शिकायत की। अगर मुझे पता होता तो बैठना तो क्या, मैं तुम्हें घर में ना घुसने देती। मीनाक्षी जैसे मन ही मन बुदबुदाई। फिर वह अपने आप से ही बोली, न जाने कितने दिनों से सोच रही थी कि तुमसे मिलूं, मगर निकलना ही नहीं हो पाता था। यह नहीं पूछोगी पता कहाँ से मिला? उसने मुस्कुराते हुए कहा। पानी लेकर आई तो उसने गिलास उठाते हुए कहा, कहीं ऐसा तो नहीं कि बस पानी से टरका दोगी? आज तो तुम्हारे हाथ का कुछ खाकर ही जाऊंगी। बरसों हो गए तुम्हारे हाथ का कुछ खाए। वह आलू की चाट, कड़ी, हलवा, देखो सोचकर ही मुंह में पानी भरा आ रहा है। मीनाक्षी ने उसकी ओर देखा। इतने सालों में, यानी कि 15 साल में, इसमें क्या कुछ बदलाव नहीं आया? आया तो है, कहाँ सीख सलाई थी और अब टुनटुन जैसी हो गई है। मोटे गालों ने खूबसूरत डिम्पल को छिपा लिया है। बाल भी सफेद हो चले हैं। उनका बहुत अधिक काला होना यही बताता है कि रंगे हुए हैं, लेकिन इठलाना अभी तक कायम है। और क्यों न हो, 12वीं में पढ़ती थी तब तक तो उंगली पकड़ कर ही चलती थी। कुछ नहीं सूझा सचमुच। मीनाक्षी नाखून काटने लगी। दरवाजे को दूर तक देखती रही। फुहारों और तेज हवा का संगीत था। हवा ने मान लिया था कि वह हर घर के कोनों अतरों का पता लगा के ही रहेगी। उठकर आंगन तक गई, फिर वापस आई। चुपके से रसोई में गई और चाय बनाने लगी। लौटी तो सुना, वीनू कितनी बड़ी हो गई है, ग्रेजुएशन कर लिया, तो अब MBA CA या कुछ और, शादी की तैयारी। क्यों भला, अभी कोई शादी की उम्र है?
लड़का उसी ने पसंद किया है, वे शादी करना चाहती है तो कोई क्या करे, पढ़ना चाहेगी तो बाद में पढ़ लेगी। और तुम्हारा क्या हाल है? मीनाक्षी ने कहा। उसके चेहरे पर जैसे एक नफरत जगी और लुप्त हो गई, फिर एक दुख का भाव फैल गया। आज अगर खुद ना आती तो भी क्या तुम यही पूछती? तुमने तो ऐसे आंखें फेर ली कि तोता भी ना फेरता होगा। अब तोता चश्मे की कहावत को बदल देना चाहिए। याद है अपना मिट्टू? माँ के अलावा कोई भी हाथ लगाता था तो कैसी कर्कश आवाज निकालकर आंखें सफेद कर लेता था। मीनाक्षी ने कोई जवाब नहीं दिया। सोचा, कितनी बड़ी हो गई हूं मैं। बड़े होते ही जैसे पिछला सब कुछ भूलते ही जाते हैं, कुछ याद ही नहीं रहता जैसे। एकाएक वह उठी और टीवी के पास जाकर खड़ी हो गई। तुम्हारे लिए तो मैं एक न्यूज़ जैसी भी नहीं रही, सुनो और भूलो। पर तुमने तो शायद मेरे बारे में सुनना ही नहीं चाहा, जीते जी मार दिया मुझे। एक जिंदा आदमी, चलते फिरते आदमी को तुमने मरा समझ लिया। ऐसा नहीं है बानी, मीनाक्षी के मुंह से निकला। कह दो कि तुम्हें पता ही नहीं था कि मैं यही हूँ, इसी शहर में, बिल्कुल तुम्हारे आसपास। पर तुम मुझे तो देखना क्या सुनना भी तो नहीं चाहती थी। वैसे सच पूछो तो मैं यह सोचती हूँ कि तुम ऐसे कैसी हो गई, और अगर हो गई तो मैं तुमसे शिकायतें क्यों कर रही हूँ। वह कितनी चालाक हो गई थी, शिकायत कर भी रही थी और साथ में यह भी कह रही थी कि वह शिकायत क्यों करे। बानी मीनाक्षी की छोटी बहन, जिसे प्यार में सब उसकी किड सिस्टर या खिलौना कहते थे, पूरे 7 साल छोटी थी। बानी कैसे पली, उसकी जरूरतें कैसे पूरी हुई, माता पिता को पता ही नहीं चला। चारों बड़े भाई बहन उसे उठाए उठाए फिरते थे। उसका कटखनापन, प्यार से उपजी शिकायतों का रुदन। शिकायतों के मामले में शायद वह अब भी वैसी ही थी, द्रौपदी के चीर की तरह लंबी होती शिकायतें। बाहर बारिश का तेज शोर होने लगा था। लो, यह भी ठीक रहा। अब तो चाहो तब भी तुम मुझे नहीं भगा सकती। सच बताना, कहती हुई वह मीनाक्षी के पास खिसक आई और इतराते हुए बोली, इतने दिनों में तुम्हें मेरी जरा भी याद नहीं आई? वह सीधे आंखों में देख रही थी। इच्छा नहीं हुई कि उससे आंखें मिलाए। बाहर हवा का शोर था। वह बीते वर्षों में दौड़ रही थी। तुम्हें याद है, कोई भी नई डिजाइन का स्वेटर तुम्हें दिख जाता तो तुम फौरन उसे मेरे लिए बनाती थी। तुम कहती भी थी कि माँ ने तुम पर हमेशा यह मत पहनो वह मत पहनो की रोक टोक की है, इसलिए जो कुछ तुम नहीं पहन सकी, नहीं कर सकी, उसे सब तुम मेरे लिए करना चाहती थी। उन सब बातों को याद करने का कोई फायदा नहीं है, वक्त गुजर चुका है, मीनाक्षी ने धीरे से कहा। और वही गुजरा हुआ वक्त तुम्हारे सामने खड़ा है जिसको तुम सामना नहीं करना चाहती दीदी। उसके दांतों की मिसमिसाहट उसकी आंखों में कौंधी। तुम्हारा प्यार, मेरे लिए किसी से भी लड़ने चले जाना, सब दिखावा था, पाखंड था। मुझे प्यार करके तुम उस उपेक्षा का बदला ले रही थी जो माँ ने हमेशा की थी तुम्हारी। मीनाक्षी तिलमिला गई। वह कहना चाहती थी कि यदि वह जलीकटी सुनाने आई है तो अभी इसी वक्त चली जाए, मगर कुछ कहती इससे पहले ही जैसे उसने उसकी मन की बात को समझ लिया। चाहो तो मुझे यहाँ से जाने के लिए कह सकती हो, मगर अब जब आ गई हूँ तो इतनी आसानी से जाऊंगी भी नहीं। तुम्हें मेरी बात तो सुननी ही होगी। अरे कोई जबरदस्ती है? अभी तक ये बचपन की तरह ही हटीली है, मीनाक्षी ने सोचा। वह सोफे पर अधलेटी हो गई। फिर मुकेश का वह गीत जो उसके बचपन में बहुत बजता था, भूली हुई यादों मुझे इतना न सताओ, ये गुनगुनाने लग गई। एकाएक कोई स्प्रिंग हवा में उछली। सोफा चरमरा उठा। बाहर चलती हवा भी थमकर फिर से सरसराने लगी। क्या हुआ? मीनाक्षी ने पूछा। इस दौर में तुमने मुझसे कितनी नफरत की होगी, यह बात याद आ गई। वैसे तुम्हें मुझसे नफरत क्यों होनी चाहिए? मैंने उसी अनुराग का घर छोड़ा था ना, जो बात बेबात तुम लोगों को अपमानित करता था। दिन हो या रात मुझसे घर से चले जाने को कहता था, जिसने एक बार मेरे साथ साथ तुम्हें भी इतनी जोर से धक्का दिया था कि तुम सीढ़ियों से गिरते गिरते बची थी। तब हर रोज तुम, माँ, पिताजी सब मेरे लिए रो रो कर कहते थे ना कि किस जानवर के पल्ले लड़की को बांध दिया। उसी जानवर को जब मैं छोड़कर चली गई तो तुम सबकी नाक कट गई। अनुराग की इज्जत तुम सबकी बन गई, कहकर वह खलनायिकाओं की तरह जोर से हंसी। उसी अनुराग की तुम्हें इतनी चिंता थी जो हर रोज तुम्हारी इज्जत चौराहे पर नीलाम करता था। वह तुम्हारा अपना बन गया है और मैं पराई हो गई।
तुम सबने कसम खा ली कि मुझे जैसी पापिन की शक्ल भी नहीं देखोगे। यहाँ तक कि माँ कब मरी मुझे पता नहीं चला। क्रोध के कारण उसके मुंह से सही शब्द तक नहीं निकल रहे थे। उसने मेज पर रखी पत्रिका उठाई और जोर से जमीन पर दे मारी। मीनाक्षी ने उसे दिलासा देने की कोशिश की। जो तुम सोच रही हो ठीक नहीं है। तुम अक्सर समय बेसमय याद आती रही। कौन है जो किसी अपने को कभी भी पूरी तरह से भूल सकता है? तुमने अनुराग को छोड़ा तो सीधे घर क्यों नहीं आई? अच्छा, यह कहना चाहती हो कि वहां से मैं माता पिता की शरण में आती, जीवन भर तुम सबकी दया की पात्र बनती, तुम सब मिलकर मुझे कोई छोटी मोटी नौकरी दिला देते और मुझे देखते ही हाय बेचारी कहकर ठंडी सांस भरते, है ना? सच यह है कि तुम सब डरे हुए लोग हो। यह क्यों नहीं कहती कि तुम सब इस बात से परेशान थे कि मैं अनुराग को छोड़कर विपिन के पास क्यों चली गई? अपने जीवन का कोई भी निर्णय मैंने खुद कैसे ले लिया? तुम सबको पंच क्यों नहीं बनाया? पिताजी ने अनुराग को चुना था, उनका निर्णय गलत हो गया तो क्या मेरे भाग्य का दोष हुआ? निर्णय किसी का, भाग्य किसी का खराब। वाह वाह, विपिन को चुनने में भी निर्णय तुम्हारा ही होना चाहिए था। क्यों भला? साले दोगले। उसका चेहरा गुस्से से इतना लाल हो गया था, सांस फूल रही थी कि मीनाक्षी से रुका नहीं गया। वह दौड़कर पानी ले आई। उसने पानी का गिलास पकड़ा और उसे चबा चबा कर पीने लगी। माँ को अंतिम बार मैं देख भी नहीं सकी। वह मुझसे नाराज ही चली गई। लेकिन सच कहती हूँ माँ, मेरा कोई कसूर नहीं था। और वह फूट फूट कर रोने लगी। मीनाक्षी धीरे धीरे आगे बढ़ी। हाथ आगे बढ़ाने को हुई कि किसी ने पकड़ लिया। जिस बहन से इतने दिनों से कोई वास्ता ही नहीं, उसे कैसे छुए? वह रो रही थी, उसका पूरा शरीर कांप रहा था। नहीं रुका गया मीनाक्षी से। उन्होंने खड़े खड़े उसका सिर अपनी छाती से लगा लिया। वह रोती और चीखती हुई बोली, मैंने उस अनुराग को छोड़ा था जो तुम सबको परेशान करता था, जो मार मार कर मुझे नीला कर देता था। अब भी उसके सिगरेट के निशान मेरी पीठ पर है। कहो तो दिखाऊं? वहां चोट करता था जहां सबसे ज्यादा दर्द हो, और तुम सब उसी अनुराग के हो गए हो। जो शिकायत मुझे उससे होनी चाहिए थी वो तुम्हें हो गई। आखिर तुम सबने मुझे छोड़ क्यों दिया? भूल जाओ पुरानी बातों को। तुम विपिन के साथ खुश तो हो ना? मीनाक्षी ने उसका सिर थपथपाते हुए कहा। उसने हाँ में सिर हिलाया और मीनाक्षी से चिपक गई। शब्द तिरते हुए कहीं गुम हो गए। फिर से वह दो चोटी वाली मचलती हुई नन्ही छोटी सी बानी बन गई, जो अब पकड़ने के लिए मीनाक्षी की उंगली तलाश रही थी। तो मित्रों, हमारी कहानी यहाँ समाप्त होती है। आपको कहानी कैसी लगी ज़रूर बताइए। आखिर शिकवे शिकायत, रोष, मन का गुबार वहीं तो निकाला जाता है जहाँ अपने हो। परायों के सामने तो कोई अपना मन का आक्रोश निकाल ही नहीं सकता। और हाँ, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। कहानी सुनने के लिए धन्यवाद। आज का दिन आपका बहुत बहुत शुभ हो।